दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी को हार्दिक शुभकामना। यदि हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आज का जो टॉपिक्स है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत है। तो मध्यकालीन इतिहास यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारा काम जो है जीरो से लेकर हीरो तक बनाने का, जीरो से लेकर हीरो तक। इसका कहने का मतलब जो है कि मध्यकालीन इतिहास जो शुरू होता है, ये अगर हम इसकी बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की, तो आपने सुना होगा कि 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहले अरबों का आक्रमण होता है। 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहले सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? अरबों का। अरबों का आक्रमण होता है भारत पर। सर्वप्रथम 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण होता है। ये जो अरब लोग हैं, अरब में कौन आता आक्रमणकारी आता है? ये आता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम नाम सुना होगा। यदि नहीं सुने हैं तो जानने की कोशिश करें। मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सबसे पहले यदि आक्रमण होता है, तुर्कों का आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, तो अरबों का आक्रमण होता है। और ये अरब में जो अरब आक्रमणकारी हैं ये मोहम्मद बिन कासिम है। इसका मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया है। और कब आक्रमण करता है? 712 ईस्वी में। और यह जो है मध्यकालीन इतिहास का पार्ट पूर्व है, पूर्व मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल में सबसे पहले यहीं से मध्यकालीन इतिहास में पूर्व मध्यकाल से कहानी शुरू होता है। और ये शुरू होता है 712 ईस्वी से। हम यहीं से जानने की कोशिश करेंगे 712 ईस्वी में कि अरबों का आक्रमण भारत पर सबसे पहले होता है। और ये आक्रमण कौन करते हैं? मोहम्मद बिन कासिम। तो हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है? ये जानकारी हमारे पास एक स्रोत है। मध्यकालीन इतिहास जानने का क्या है? एक स्रोत है, एक स्रोत। अब स्रोत में मुख्य रूप से तो हैं कई स्रोत, लेकिन एक स्रोत, वो कौन सा स्रोत है मध्यकालीन इतिहास का? तो सबसे ज़्यादा स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत है। कौन सा स्रोत है? साहित्यिक एक स्रोत जो है ये सबसे प्रमुख स्रोत है और सबसे बड़ा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में मतलब होता है जो पुस्तकें लिखा गया है, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित हैं, ऐतिहासिक घटनाओं का जिसमें विधिवत वर्णन किया गया है, उसी में सबसे पहले ये समझ में आ ही गया होगा। इतना तो जान गए हैं, नहीं जान रहे हैं तो जानने की कोशिश कीजिए। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारा जो स्रोत है भैया, ये साहित्यिक स्रोत है। इस साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम जानेंगे चचनामा। ये चचनामा को दूसरा नाम दिया गया फतेहनामा या फतहनामा। चाहे फतहनामा लिखिए या फतेहनामा, चचनामा। अब सवाल ये है कि ये चचनामा जो पुस्तक है ये कब लिखा गया है और इसका लेखक कौन है और ये किस से संबंधित है? तो जो चचनामा पुस्तक है ये अभी तक पता नहीं है किसने लिखा है। इसका लेखक जो है पता नहीं है। इतिहासकारों में मतभेद है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है। लेकिन स्पष्टता जब आप पढ़ेंगे ऑथेंटिक किताब, कई किताबें हैं, ज़्यादातर लोग यस के पांडे का पढ़ते हैं और भी लोग पढ़ते हैं। तो कोई भी किताब आप पढ़िएगा
तो इसका लेखक स्पष्ट नहीं है, इसके लेखक अज्ञात हैं। लेकिन 1226 ईस्वी की अगर बात किया जाए, 1226 ईस्वी में एक लोग आते हैं तो उन्होंने इसका अनुवाद करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये इसके लेखक कौन है? अज्ञात है। और ये मूलतः लिखा किस में गया था? मूलतः जो है लिखा गया था फारसी भाषा में। फारसी भाषा में। कैसी भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में, नहीं सॉरी, अरबी भाषा में। फारसी नहीं, अरबी भाषा में लिखा गया था। चूंकि अरबों का आक्रमण होता है तो ये मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया था। अरबी भाषा में, अरबी भाषा में। मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया है ये पुस्तक, और इसका लेखक अज्ञात है, पता नहीं है कौन इसके लेखक हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसमें जो है किसका उल्लेख है इस पुस्तक में, चचनामा में? ये जब मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करते हैं का आक्रमण, ये आक्रमण कहाँ करते हैं? आक्रमण सिंध पर करते हैं। सिंध प्रांत था उस समय। सिंध क्या था? प्रांत, राज्य, देश था। यहाँ प्रांत का मतलब जो है सिंध देश पर, सिंध राज्य पर करते हैं। सिंध एक उस समय देश हुआ करता था, प्रसिद्ध देश था सिंध। ये सिंध पर आक्रमण करते हैं। तो इसी का विधिवत वर्णन है, इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। तो इसमें जो सिंध पर आक्रमण करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये भी जानना कि सिंध प्रांत जो कहाँ से कहाँ तक था। अगर सिंध प्रांत की बात करते हैं तो आप मैप से देखेंगे तो मैप में आपको मिलेगा मुल्तान। अगर पश्चिम में बात करेंगे, पश्चिम में इंडिया, अगर यहीं पे आप देखते हैं, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में यहाँ पे मुल्तान है। मुल्तान पश्चिम में मुल्तान से लेकर के और पूर्व में कन्नौज तक। उत्तर में देखेंगे कश्मीर से लेकर के और दक्षिण में जो है ये अरब सागर है, अरब सागर के पास तक, सिंधु नदी के जहाँ पर सिंधु नदी का मुहाना होता है, इसके अर्थात अरब सागर के तट तक जो है इसका इतना बड़ा क्षेत्र था सिंधु प्रांत का। जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत का ये क्षेत्र था। इसी पर आक्रमण करते हैं मोहम्मद बिन कासिम। और ये आक्रमण कब होता है? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में आक्रमण है। अब इस आक्रमण के समय ये सिंध प्रांत जो सिंध राज्य है, सिंध जो देश है, यहाँ का जो राजा थे, राजा कौन थे इनके बारे में वर्णन किया गया है। तो राजा दाहिर थे। और राजा दाहिर कौन थे? तो इनके पिता जो थे चंदर थे। तो उनके कौन भाई थे? उनके भाई थे चाच। तो चाच के नाम पर अभी हम आगे पढ़ेंगे चाच कहाँ से आ गए, कौन चाच हैं, आगे हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो चाच के नाम पर चचनामा दिया गया है। चचनामा का मतलब होता है चाच की कहानी। चाच की कहानी यानी कि चाच का इतिहास। चाच की कहानी कहिए या चाच का इतिहास, चाच की कहानी या चाच का इतिहास। तो चाच के बारे में लिखा गया है, यानी कि सिंध के ये राजा थे चाच। चाच नाम के एक ब्राह्मण है, अभी आगे आएंगे कौन है। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम दे दिया गया चचनामा। चूँकि सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है और सिंध प्रांत को जीतते भी हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया फतहनामा। फतहनामा या फतेहनामा भी लिखा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमको जो है सबसे पहले अरबों के आक्रमण का उल्लेख या जो है सिंध को जीतने का उल्लेख, या भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी या भारत में पहले तुर्कों के आक्रमण का उल्लेख है, ये कहाँ से मिलता है? चचनामा से। चचनामा का लेखक अज्ञात है। मूलतः ये अरबी भाषा में लिखा गया है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का सिंध पे प्रांत का उल्लेख है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इस पर बताते हैं, चर्चा करते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया भैया, ठीक है।
और अब इसके लेखक को हम जानेंगे मोहम्मद अली बिन अबूबकर खूफी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया है। अब इसका जो लेखक है कौन है? अज्ञात है भैया, चचनामा का लेखक अज्ञात। लेकिन 1236 ईस्वी में इसका अनुवाद किया गया। अनुवाद मतलब रूपांतरण किया गया है। 1236 नहीं, 1226 ईस्वी में रूपांतरण किया गया है। 1200 कितने ईस्वी में? 1226 ईस्वी में। और ये अनुवाद किसने किया है और किसके समय किया गया है? अनुवाद किया है किसने किया है? अनुवाद किसने किया है ये जानना है। और किसके समय में किया गया है? किसके समय में, कौन है उस समय? 1226 में किसके समय में आक्रमण किया गया है? तो नसरुद्दीन कुबाचा हैं। तो किसके समय में अनुवाद किया गया है? नसरुद्दीन कुबाचा। नसीरुद्दीन कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा के समय ये अनुवाद हुआ। किसके समय अनुवाद हुआ है? नसरुद्दीन कुबाचा के समय अनुवाद हुआ है। और ये अनुवाद कब किया गया? 1226 ईस्वी में। और ये किसने किया है? किसने किया है ये भी जानना है। नाम इनका है मोहम्मद अली बिन अबूब। किसने किया है? पूरा नाम है मोहम्मद अली बिन अबूब कर कोफी या कूफी बड़े उमांत्रा भी लिख सकते हैं, कूफी छोटे उमांत्रा भी लिखा जा सकता है, कूफी है ना। अबूब को कूफी, अबूब कर बड़े उमांत्रा लिखो या छोटी उमांत्रा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्य रूप से नाम यही है, अबूब कर कूफी। मुख्य नाम यही है, अबूब कर कूफी। लेकिन पूरा का पूरा नाम अगर देखेंगे तो मोहम्मद अली बिन अबूब कर कूफी, पूरा नाम ये है। इतना ही नाम काफ़ी है, लेकिन पूरा नाम जानेंगे। मोहम्मद अली बिन अबूब कर कूफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय में 1226 ईस्वी में इस चचनामा का अनुवाद किया। इसके पहले किसी को जानकारी तो था, लेकिन केवल वो अरबी भाषा में लिखा गया था। इन्होंने जो अनुवाद किया है किसके समय में? इनके समय में। ये फारसी भाषा में अनुवाद किया है। किस भाषा में अनुवाद किया है? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में अनुवाद। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा किस भाषा में अनुवाद किया गया है भैया? फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। इसी ग्रंथ से स्पष्ट होता है कि सिंध पर ये सफल अभियान होता है। तो सफल अभियान रहता है सिंध पर। और ये किसने भेजा था ये आगे कहानी हम पढ़ेंगे। सिंध प्रांत पर जब विजय अभियान किया जाता है तो मूल कारण क्या थे, कैसे कैसे होता है। तो एक तो हम जान चुके हैं कि सिंध मध्यकालीन इतिहास का सबसे पहला और सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक जो घटना का विवरण देता है वो है चचनामा या फतहनामा। इसका लेखक कौन है? अज्ञात है। ये मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है ना। इसका अनुवाद 1236 में किया गया है। किसने किया है? अबूब कर कोफी ने, अर्थात मोहम्मद अली बिन अबूब कर कोफी ने। किस भाषा में अनुवाद किया है? फारसी भाषा में। और किसके समय अनुवाद किया गया? नसरुद्दीन कुबाचा के समय में किया गया अनुवाद है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम दूसरा चीज़ समझेंगे। दूसरा चीज़ देखिए, स्क्रीनशॉट हमने बताया नहीं लिया, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो ये जो चचनामा से हमको ये जानकारी मिलता भैया, ये चचनामा से जो हमें जानकारी मिलता है, तो सबसे पहले ये जानिए कब से कब लिखा गया है। 680 से लेकर 718 तक। तो ये लिखा गया है 680 ईस्वी से लेकर 718 ईस्वी तक। चूँकि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। और ये इतिहास जो चचनामा का लिखा गया 680 से लेकर
718 तक के ईस्वी का स्रोत है, जबकि इसका अनुवाद फारसी में होता है 1226 ईस्वी में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ में आया? ठीक, ओके। तो यहाँ तक समझ में सबकी आ गया भैया। अब सवाल ये है कि जो चचनामा है, चचनामा के आधार पे जो हमने आक्रमण का उल्लेख देखा है, ये है क्या, इसके बारे में हम और जानकारी समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका जो अरब का आक्रमण चचनामा बताता है कि चचनामा या फतहनामा से सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है। तो सिंध पर अरबों के आक्रमण से किसका आक्रमण होता है? अरबों का। अरबों में मुख्य रूप से कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। अरबों का आक्रमण, और ये कहाँ होता है? अरबों का आक्रमण होता है सिंध पर। सिंध एक प्रांत है, एक देश था, एक राज्य था। ये सिंध पर आक्रमण होता है। अरबों का आक्रमण का होता है सिंध पर। तो यहाँ पे दो स्थितियाँ हम जानेंगे। आक्रमण के पहले दो स्थितियाँ बनती हैं। सिंध की स्थिति क्या थी? सिंध देश की स्थिति। सिंध उस समय एक देश हुआ करता था। सिंध देश की स्थिति, दशा क्या थी? और दूसरा जो है आक्रमण से पहले, आक्रमण से पूर्व सिंध देश की स्थिति क्या थी। दूसरा ये जानेंगे आक्रमण से पहले, आक्रमण से पूर्व भारत की स्थिति क्या थी। भारत की स्थिति अभी हम विस्तृत में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। जब तक विस्तार में आप समझेंगे नहीं, तब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए विस्तार में जानना जरूरी है। तो चचनामा का लेखक आप जान ही चुके हैं, अज्ञात है। अब मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया है, ये सब बता दिए हैं। चचनामा जब के आधार पे देखते हैं कि अरबों का आक्रमण सिंध पर होता है, तो यहाँ पे आक्रमण से पहले सिंध की स्थिति क्या है और आक्रमण से पहले भारत की स्थिति क्या है। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है। तो पहला हम इसको देखते हैं, सिंध की स्थिति क्या है, और दूसरा देखते हैं पंजाब की स्थिति क्या है। ये क्या नाम है? भारत की स्थिति। क्लियर हो गया? तो भारत की स्थिति पहले हम इसको देखते हैं। ये सिंध की स्थिति क्या है भैया, इस फतेहनामा के आधार पर। अब अगर हम देखते हैं, सपोज करिए ये भारत है, इतना तो सब जान ही जाते हैं, ये भारत है। तो ये भारत में अगर इसकी यहाँ तक बात करते हैं, तो ये वर्तमान में अगर बात करेंगे, यदि वर्तमान में बात करेंगे तो कन्नौज एक जिला है। कन्नौज एक जिला है, इत्र नगरी है। यूपी स्पेशल में पढ़ चुके हैं, बता दिए हैं, यूपी स्पेशल में मिलेगा। कन्नौज एक जिला इस समय है। लेकिन एक समय था, ये कन्नौज एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। उस समय वहाँ का राजा हर्षवर्धन थे। कन्नौज एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। उस समय कन्नौज के राजा कौन थे? हर्षवर्धन। और ये 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 647 में इनका मृत्यु हो जाता है। और इन्हीं के मृत्यु के बाद में कन्नौज के राजा थे, नाम सुने होंगे, प्रभाकर वर्धन के बाद में हर्षवर्धन आते हैं और उसके बाद में ये आते हैं। तो इन्हीं के, ये पूरा का पूरा बहुत वैभवशाली राज्य था। इन्हीं के मृत्यु के बाद में त्रिपक्षीय युद्ध होता है। और इन्हीं के मृत्यु के बाद में तब नाम सुने होंगे कौन आते हैं? यशोवर्मन कन्नौज के राजा होते हैं। तो कन्नौज से लेकर, अगर पूरब की बात किया जाए, पूरब में कन्नौज से लेकर पश्चिम में अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर मुल्तान नहीं, मुल्तान या कुछ और नाम हो सकता है, मुल्तान ही रख लीजिए। मुल्तान से और थोड़ा सा दूर तक तो इतना क्षेत्र था। और यहाँ पे अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर से लेकर ये सिंधु नदी के जो मुहाना है, अर्थात अरब सागर के तट तक, ये अरब सागर है, अरब सागर के तट तक। इसका मतलब जो सिंध प्रांत था इतना विस्तार में हो गया था। सिंध का जो प्रांत था बहुत काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो गया था, इतना ज़्यादा हो गया था एक समय। और इस समय आज का सिंध छोटा है भाई, आज का सिंध छोटा है। उस समय सिंध का प्रांत,
और यहाँ का जो है राजा ऐसा माना जाता है, तो राजा जो थे जब इनका आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण होता है 712 में, उस समय तो राजा दाहिर हैं, राजा दाहिर हैं। लेकिन ये आए कहाँ से, सवाल ये है। अब जो ये सिंध प्रांत भैया, कौन प्रांत है, सिंध प्रांत है, बहुत बड़ा विस्तार में था। इसके पूरब में अगर यहाँ पे बात करते हैं, पूरब में नहीं, पश्चिम में, सिंध प्रांत के पश्चिम में ये अरब था। अरब का भी क्षेत्र बहुत विस्तृत था। अरब में अगर इधर की बात करते हैं तो कैस्पियन सागर तक है, कैस्पियन सागर। उत्तर में अगर बात करते हैं तो नॉर्थ में कैस्पियन सागर है, और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मिस्र तक है। दक्षिण में अगर बात करते हैं तो मिस्र तक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इधर में भैया अरब सागर नहीं, क्या नाम है, अंध महासागर, जिसको आप लोग अटलांटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। अटलांटिक महासागर का नाम अंध महासागर है। और अगर इधर से बात करते हैं क्या नाम है, पश्चिम, ये तो हो गया पश्चिम हो गया, और ये पूरब हो गया, ईस्ट। पूरब में बात करते हैं तो सिंध के प्रांत तक आ जाता है, जहाँ तक सिंध की प्रांत की सीमा लगती है, यहाँ तक था। और उसी समय यहाँ पर अरब में ही नाम सुने होंगे कि मक्का और मदीना, तो मक्का में ही मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है। मोहम्मद साहब मतलब इस्लाम धर्म के पैगंबर हैं। तो वही समय ही था जिस समय इस्लाम धर्म का जोर शोर से प्रचार चल रहा था। इस्लाम धर्म का प्रचार यहीं पर जोर शोर से चल रहा था। इस्लाम धर्म का प्रचार जो है जोर शोर से चल रहा था अरब देश में, और ये लोग पैगंबर थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे और विस्तारवादी की नीति अपना रहे थे। यहाँ के जो खलीफा थे एक वाहिद अली थे, तो वाहिद अली जो है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रचार में जुटे हुए थे, और वही ही भेजे थे मोहम्मद बिन कासिम को। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे आए, क्यों भेजा गया है, तो आगे चलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ये है अरब प्रांत। अरब से जो है कौन आते हैं, सिंध पर आक्रमण करने के लिए। अब सिंध प्रांत की अगर हम बात करते हैं, ये सिंध प्रांत में पहले जो था, अभी आक्रमण के पहले की हम बात कर रहे हैं सिंध पर। सिंध में जो है राजा कौन थे, जब हुएन सांग आए थे, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। यहाँ पे जब हुएन सांग ने यात्रा किया था, हुएन सांग, ये हुएन सांग कौन है, एक चीनी यात्री हैं, ये हुएन सांग की यात्रा करते हैं, और भारत यात्रा ये 629 में करते हैं और 45 तक रहते हैं। ईस्वी की बात है, ईसा पूर्व नहीं समझिएगा, 629 से 645 तक, 629 से 645 ईस्वी तक, यानी कि इनका ये आते हैं भारत यात्रा के दौरान। जब भारत भ्रमण के दौरान आते हैं तो इन्होंने हुएन सांग महोदय ने अपनी पुस्तक में, इन्होंने यात्रा वृत्तांत का पुस्तक है, उसमें इन्होंने सिंध प्रांत के बारे में लिखा है कि यहाँ का राजा जो था एक शूद्र था। यहाँ का राजा कौन था, एक शूद्र जाति का था। किस जाति का था, शूद्र जाति का था राजा किस जाति का था, शूद्र जाति का था। और ये बौद्ध धर्म में आस्था रखता था, इसका मतलब ये बौद्धिस्ट था, बौद्ध धर्म का। ये जो शूद्र जाति का राजा था, ये बौद्ध धर्म का मानने वाला था। ये इनका जबकि यात्रा वृत्तांत 629 से शुरू होता है, 645 तक समाप्त होता है। जब आते हैं तभी उसके दौरान लिखते हैं, है ना। चूँकि आए तो थे इस मार्ग से, जाते हैं तो दूसरे मार्ग से जाते हैं, इसीलिए यात्रा दौरान इसी के इर्द गिर्द का है। तो ये बौद्धिस्ट थे, शूद्र जात के राजा। और ये राजा का नाम इन्होंने बताया कि अंतिम राजा जो था, इसको हटा दिया जाए भैया, अंतिम राजा जो थे, अंतिम राजा इसके कौन थे, साहसी नाम का कोई व्यक्ति था, नाम ही साहसी है, अंतिम राजा है साहसी। अब किस कारण से, यह स्पष्ट नहीं किस कारण से इस राजा का मृत्यु हो गया और असमय मृत्यु हो गया। इन्हीं का मंत्री जो था
एक ब्राह्मण मंत्री था, उस व्यक्ति का नाम था चाच। ये चाच कौन है? ये मंत्री है। किसका मंत्री है? ये बौद्धिस्ट शूद्र जाति का राजा जो बौद्ध धर्म का है, ये शासी का मंत्री थे। कौन थे? चाच। चाच मंत्री हैं और एक किस धर्म से थे? ब्राह्मण धर्म से थे, ब्राह्मण। अब ऐसा हम अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, हमारा का भैया अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। आप जो भी किताब लेंगे, केसी श्रीवास्तव की अगर किताब पढ़ेंगे इतिहास का, उसमें भी मिलेगा। कोई भी किताब, केसी श्रीवास्तव हमने ज़्यादा पढ़ा, कई बार पढ़ा है, मोटी किताब थोड़ा सा है, और भी किताबें हैं, जो भी मिलेंगे सब में जगह वही चीज़ मिलेंगे। तो ये चाच, इस क्या नाम, बौद्धिस्ट राजा का मृत्यु हो गया आज समय, तो इसलिए जो चाच जो इनके मंत्री थे, उन्होंने इनका कार्यभार संभाला, उनके शासन को देखा, संभाल रखा, और इनकी पत्नी से इन्होंने विवाह कर लिया। अपने राजा की पत्नी से जो है इन्होंने विवाह कर लिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गए। क्लियर हो गया? अब ये गद्दी पर बैठ गए कौन? चाच नाम के एक ब्राह्मण मंत्री ने इस बौद्धिस्ट शूद्र के राजा के मंत्री थे, इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी से विवाह करके गद्दी पर बैठ गए। और ये राजा कहाँ बन जाते हैं? सिंध प्रांत के राजा, जो इतना बड़ा सिंध का था, पूरब में कन्नौज से लेकर, उत्तर में कश्मीर से लेकर, और दक्षिण में अरब सागर के तट तक लेकर, और इधर में जो है मुल्तान के और आगे तक के क्षेत्र तक विस्तार में इनका क्षेत्र था, और आगे मुल्तान के पश्चिम में बहुत दूर तक था। इतना, यानी कि अरब से लगभग सीमा लगा देते थे। अब चाच के बाद में कहानी क्या होती है, ये सब किताब से मिलता है, चचनामा की किताब से। इन्हीं चाच के नाम पर ही इस पुस्तक का नाम दे दिया गया है चचनामा। चचनामा, चचनामा पुस्तक का नाम दे दिया गया। इनके चाच के बाद में इनका भाई मंत्री बनता है। चाच के भाई हैं, ये चाच हो गए हैं। चाच के बाद में कौन बनते? भाई। इनके भाई कौन है? चंद्र। ये भाई हैं, भाई हैं, चूंकि इनके बाद में राजा बनते चंद्र। और चंद्र के पुत्र एक हैं दाहिर। इनके दो पुत्र होते हैं भैया, दो पुत्र हैं। एक दाहिर, इनको दधर भी कहा जाता है, दहर, दहर, दहर या दधर, दहर कहिए या दधर कह सकते हैं, दहर या दाहिर है। तो एक पुत्र है, दूसरे एक पुत्र और हैं, उनको हमको नहीं जानना है। दोनों पुत्र में जब दो पुत्र हैं, उत्तराधिकार के लिए क्या होगा? युद्ध होगा। तो दोनों पुत्रों में क्या हो जाता है? युद्ध लड़ जाते हैं। ये विजयी होते हैं, और यही जो है राजा दाहिर गद्दी पर बैठते हैं। इसका मतलब राजा दाहिर कौन है? इनके क्या हैं? भतीजे हैं। चाच के क्या हुए? भतीजे। ये भतीजा हुआ, भतीजा। राजा दाहिर जो हैं राजा चाच के भतीजे हैं, ये भी ब्राह्मण ही होंगे। तो राजा दाहिर का शासन अब यहाँ पर है, सिंध प्रांत पर शासन चलता है। और इन्हीं के शासन के समय जो है सबसे पहले जो है अरब का आक्रमण होता है। और अरबों में आक्रमण कौन करते हैं? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। क्योंकि ये जो चाच पुस्तक लिखा गया चचनामा, चाच इन्हीं के नाम पर लिखा गया चचनामा, है ना। ये पुस्तक कब का वर्णन का कितने के बीच में है? 680 से लेकर 718 ईस्वी के बीच की कहानी बताता है। 680 से 718 की कहानी की, और अरबी भाषा में लिखा गया है मूलतः। बाद में जो इसको जो है अबूबकर कूफी ने इसका फारसी में अनुवाद किया। उसके बाद में अनेक भाषाओं में इसका जो है अनुवाद किया गया। ये तो था कि इनके आक्रमण के पहले सिंध की कहानी ये है। अब दूसरा हम समझेंगे कि एक तो सिंध राज्य है, दूसरा भारत की स्थिति क्या थी। इनके आक्रमण के पहले भारत की स्थिति क्या थी। दूसरा पॉइंट यहीं पे इतना हो गया हो तो हम मिटा दें, हटा दें, कहानी समझ में आ गया। और जैसे जैसे बोलते हैं वैसे टू दी पॉइंट लिखते चले जाइए, अपनी भाषा में अपने हिसाब से समझकर। यदि आपने लिख लिया तो याद रहेगा, नहीं लिखा तो दिमाग में नहीं छपेगा, चला जाएगा, भूल जाएगा, चला जाएगा अंध महासागर में भैया। इतना हो गया।
अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है कि आक्रमण के पहले, सिंध पर आक्रमण के पहले भारत की क्या स्थिति थी। अब अगर हम देखते हैं, ये भारत है, बहुत बढ़िया हम नहीं बनाए हैं, इतना फिर जान ही चाहिए आप लोग। तो भारत की अगर बात करते हैं तो ये तो सिंध का पूरा ये प्रांत हो गया था, सिंध का प्रांत, यहाँ तक सिंध का प्रांत हो गया। लेकिन इधर में स्थितियाँ अगर देखते हैं तो क्या था, यानी कि अरबों के आक्रमण के पहले, यानी कि पूर्व में, आक्रमण के पूर्व में भारत की स्थिति, भारत की दशा क्या थी। देखिए भारत में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, ये तो आज की स्थिति हमारा है, तो उस समय इतना देखिए भैया क्या था, ये बंगाल था। बंगाल में पहले पाल वंश था, पाल वंश के बाद में सेन वंश आता है। इधर में अगर हम कुछ बात करते हैं तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, तो उस समय जम्मू था नहीं, कश्मीर है। कश्मीर एक राज्य है, पूरा का पूरा कश्मीर राज्य था। कश्मीर राज्य में कारकोट वंश है। कौन सा वंश है? कश्मीर। पूरा पढ़ना पड़ेगा, कश्मीर एक आएगा टॉपिक। कश्मीर में कौन कौन वंश है? कारकोट वंश सबसे पहले होता है, उत्कल वंश आएगा, फिर लोहार वंश आएगा। लेकिन यहीं तक है। कश्मीर में कौन सा वंश है? कारकोट वंश। कश्मीर में कारकोट वंश। और इसी कारकोट वंश का जो प्रतापी राजा हुए हैं कौन है? ललितादित्य। ललितादित्य मुक्तापीड, मुक्तापीड ये प्रतापी राजा हैं। यही जो है ललितादित्य मुक्तापीड ने जो है कश्मीर में मार्तंड का सूर्य मंदिर बनवाया है। यहाँ पे बंगाल में पाल वंश है। ये असम था। असम लगभग 300 वर्ष तक जो है, असम लगभग 300 वर्ष तक मलेच्छों के अधिकार में था। मलेच्छों के, ये पूरा का पूरा अगले टॉपिक में जब असम राज्य पढ़ेंगे, असम राज्य में पूरा का पूरा विस्तार मिलेगा, टॉपिक में है। बंगाल पूरा का पूरा, बंगाल में पाल वंश का पतन के बाद में सेन वंश आता है। इसको भी आप विस्तार में देखेंगे, आगे देख चुके भी होंगे, क्योंकि प्राचीन इतिहास के ये टॉपिक हैं। और उसमें जो है मध्यकालीन के पहले का टॉपिक है, तो ये संक्रमणी वाला क्षेत्र है, सीमावर्ती, ये भी जान चुके होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पल्लव वंश है भारत में। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे चालुक्य वंश है, यहाँ पे चौलुक वंश है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अजमेर है, अजमेर और शाकंभरी, अजमेर और शाकंभरी है, शाकंभरी। ये यहाँ का प्रतापी राजा उस समय कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान जो है पृथ्वीराज तृतीय ही हैं। पृथ्वीराज पहले, पृथ्वीराज द्वितीय उतने प्रतापी नहीं रहते हैं। पृथ्वीराज जो तृतीय हैं, इन्हीं तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा गया है। और एक भी ध्यान दीजिए, हमारा का जो इतना बता रहा है, कोई ऐसा चीज़ फालतू नहीं बता रहा जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। जितना पूछा गया ना, जितना, वो सब हमारा का बता दे रहा हो। जम्मू कश्मीर में कौन कौन पहले वंश आया? पहले कारकोट वंश नहीं आया है, फिर उसके बाद कौन आया? उत्पल वंश, फिर उसके बाद लोहार वंश। कारकोट वंश का प्रतापी राजा ललितादित्य मुक्तापीड है, यही सबसे ज़्यादा। इसके साथ एक और है जयापीड, विनयादित्य है, लेकिन इसी ने ही जो है मार्तंड का सूर्य मंदिर बनवाया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ये अजमेर और शाकंभरी में कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। इन्हीं पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। कई बार पूछा गया, पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ। तो पृथ्वीराज जो तृतीय है यही है। अब यही देखिए पृथ्वीराज जो चौहान है, यही देखिए वहाँ पे जब जाएंगे, क्या नाम है पृथ्वीराज चौहान जो है? जयचंद्र की पुत्री, आगे मिलेंगे। जयचंद्र की पुत्री क्या नाम है? ध्यान नहीं आ रहा है, संयोगिता ऐसे कुछ नाम है। जयचंद्र की पुत्री को भगा के लाए थे पानीपत के युद्ध में। ये भी हारते कि नहीं?
नहीं पानीपत नहीं, क्या तराइन के दूसरे युद्ध में हार जाते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध 1191 ईस्वी में होगा कि नहीं, हार गए हैं। तो कई कारण हैं। तो ये यहाँ पे कुल मिलाकर के आक्रमण के पहले, तो बाद में है 712 के आक्रमण के पहले अगर बात किया जाए या आक्रमण के बाद ही बात किया जाए, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। ये जो राजा हैं, इन राजाओं में पटती नहीं थी, आपसी जो भी राजा हैं आपसी मतभेद था। इन राजाओं में क्या था, आपसी मतभेद। ये इनमें आपस में बैठता नहीं था, इनमें मित्रों संबंध नहीं था, ये एक दूसरे से सहयोग नहीं करते थे, ईर्ष्या रखते थे, और सभी एक दूसरे में दूसरे के क्षेत्र को कब्जे करने का विस्तारवादी नीति अपनाना चाहते थे। तो कई कारणों से इनमें जो है वैमनस्य हुआ था, और उसी का लाभ जो है हमारे ऊपर या जो है इस सिंध के ऊपर जो है इन लोगों ने आक्रमण कर दिया। तो हमारे यानी कि इनके आक्रमण के पहले जो है भारत में जो भी इस प्रकार के थे, और आगे भी आगे आएंगे, जब महमूद गजनवी अभी आएंगे, आगे मोहम्मद गोरी आएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक से ही 1206 में जो है देखिए गुलाम वंश स्थापित होता है, आगे पढ़ने मिलेगा सब विस्तार में। तो अभी तो हम ये जान रहे हैं कि भारत की स्थितियाँ जो है क्या थी। तो आपसी मतभेद थे, ये छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, छोटे छोटे देशों में बटे हुए थे, छोटे छोटे राज्य माने देश, और ये सब के सब जितने छोटे छोटे देश थे सब के सब स्वतंत्र थे और अपनी स्वतंत्रता में जी रहे थे, और एक दूसरे का जो है विस्तारवादी नीति के तहत हड़पना चाहते थे। तो एक दूसरे पे सब इस प्रकार कर रहे थे, इससे एक दूसरे का सहयोग नहीं दिया, और बाहरी शक्तियाँ आकर के आक्रमण करके जो है यहाँ पे आगे आएंगे। अंततः मुस्लिम साम्राज्य जो है स्थापित हो जाता है, मुस्लिम सत्ता आ जाती है, 1206 से ही शुरू हो जाता है गुलाम वंश। तो एक तो हम ये जो कहानी देखे हैं, अभी हमने केवल एक थोड़ा सा विस्तार में नमूना बताया है कि जो मध्यकालीन इतिहास का जो स्रोत है, पहला स्रोत चचनामा है जिसे फतहनामा कहा जाता है। तो उसी के आधार पे ये सब विवरण दिया गया है, ये सब जानकारी है। तो मध्यकालीन इतिहास के स्रोत में पहला स्रोत क्या था, चचनामा। अब हम एक एक करके विस्तार में टॉपिक दूसरा फिर जानेंगे, तीसरा जानेंगे, चौथा जानेंगे, एक करके विस्तार में जानेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट, अशोक राज, दिल्ली एंड प्रयागराज। धन्यवाद।